वो इतनी समझदार थी कि उसे इस बात का एहसास था कि वो उससे कुछ नहीं छिपा सकती। वो उससे नहीं तो किसी और से इसी बारे में पता लगा ही लेती। इसलिए तान्या ने उसे सब बताते हुए कहा, मेरी माँ, आरवी के पापा, मानवी आहूजा के पापा और अरविंद अग्निहोत्री के माँ बाप में से कोई एक। अभी मुझे सिर्फ ये ही लोग पता हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। आदित्य दंग रह गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आरवी और अरविंद भी इस मिस्टीरियस प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे। तभी आदित्य उससे और पूछने लगा, तुम और क्या जानती हो? और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए क्या छोड़कर गईं? एक ब्लैक बॉक्स, पर वो किसी काम का नहीं है, या शायद मैं ही नहीं जानती कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आदित्य अंदाजा लगाते हुए बोला, तो तुम्हें शक है कि बाकी लोगों के पास भी वो ब्लैक बॉक्स होगा? बिल्कुल। आदित्य ने उसका साथ देते हुए उससे कहा, मैं इसकी तह तक जाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और इसके लिए तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे कहने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। तान्या ने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा और सर हिलाते हुए उससे कहा, थैंक यू। आदित्य उसे बोलना चाहता था कि उसे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पर उनके नाजुक रिश्ते में जहां दोनों ही बराबर के हिस्सेदार थे, ये सब उसके लिए अच्छा नहीं था। अगर वो एक बार में ही ज्यादा कदम बढ़ाने की कोशिश करता तो शायद तान्या को पूरी तरह खो देता। उसे यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी थी, इसलिए वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता था। उसे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। शायद एक दिन उसे उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाएगा। आदित्य अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसने धीरे से कहा, अभी के लिए चलो, डॉक्टर खुराना से चलकर मिलते हैं। ठीक है। वहां से निकलने से पहले आदित्य ने डॉक्टर खुराना को फोन कर दिया। शायद डॉक्टर खुराना ने उसके फोन और उसके मिलने के कारण का पहले ही अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उन्होंने बहुत शांति से उसे फोन पर कहा, लैब में आकर मुझसे मिल लो। डॉक्टर खुराना की अपनी खुद की मेडिकल साइंस लैब थी, जहां सिर्फ मेडिकल साइंस रिसर्च पर ही काम किया जाता था। जब आदित्य और तान्या लैब पहुंचे तो डॉक्टर खुराना उस मेमोरी सेल टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी जब उन्होंने आदित्य को मानवी आहूजा के साथ अंदर आते देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी जल्दी यहां तक पहुंच जाएंगे। आदित्य अपने इस अच्छे दोस्त पर बुरी तरह भड़कने लगा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अच्छी तरह जानते थे कि तान्या मेरे बच्चे की मां है। खुराना मानवी की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, मिस तान्या आहूजा? तान्या ने अपना सर हिलाते हुए उसे जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं। खुराना अपनी गलती की माफी मांगते हुए उनसे बोला, मैंने जो भी किया प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज मेरा विश्वास करो, क्योंकि मेरा आप लोगों की जिंदगी बदलने का कोई इरादा नहीं था। ये तो मानवी का इरादा था और इस टेक्नोलॉजी के बदले मुझे ये करना ही पड़ा। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि मैं आप लोगों को फिर से बदल दूंगा। तान्या ने उसका सॉरी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और वो फिर से बदलने का तरीका फेल हो गया। तो तभी खुराना ने उससे कहा, इतना नेगेटिव क्यों होना? मुझे यकीन है कि ये रिसर्च जरूर कामयाब होगी और अगर ये नहीं भी हो पाया तो हम कभी भी आप दोनों के दिमाग से मेमोरी सेल्स को हटा सकते हैं। पर इसका सिर्फ एक ही नुकसान है कि ये आपकी असली याददाश्त पर असर कर सकता है। तान्या एक बार पहले भी अपनी याददाश्त खो चुकी थी और इसलिए उसे यह मंजूर नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ दूसरा रास्ता ही चुना। हालांकि वो ये भी समझ गई थी कि अगर ये नहीं हो पाया तो उसे दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तभी उसने डॉक्टर से सीधे सीधे पूछा, ये रिसर्च कब तक पूरी हो जाएगी? उसके सवाल से खुराना को यह एहसास हो गया था कि तान्या पहला तरीका अपनाना चाहती है। अभी काफी प्रोग्रेस हो चुकी है, बस एक आखिरी काम बाकी है। अगर वो आसानी से हो गया ना तो ये टेक्नोलॉजी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तभी आदित्य भड़कते हुए बोला, दूसरे शब्दों में कहें तो इसके कामयाब होने की कोई गारंटी नहीं है। खुराना उन्हें सच बताते हुए बोला, अभी इसके कामयाब होने के 70% चांसेस हैं। आपको ये समझना होगा कि ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये, इसलिए मुझे बिना किसी दबाव के इस पर काम करना होगा। वैसे आप प्लीज मेरा विश्वास करो, क्योंकि अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं सबसे पहले इन्हें ठीक करूंगा। आदित्य
एक कदम आगे बढ़ा और अपने दोस्त को घूरते हुए बोला, तुमने जो कुछ तान्या के साथ किया उसके बाद तुम हमसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि हम तुम पर विश्वास करें? खुराना का सर शर्म से झुक गया और वो बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आई एम रियली वेरी सॉरी। आदित्य ने उसे सुनाते हुए कहा, खुराना आज से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। खुराना की आंखें शर्म से झुक गईं और उसका चेहरा उतर गया। उसने उसके गुस्से को अपनाते हुए धीरे से कहा, मैं समझता हूं कि अब मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूं। आखिर अपने दोस्त के विश्वास को धोखा देने के बाद वो इसी के लायक था। तभी तान्या ने अचानक उससे पूछा, डॉक्टर खुराना, क्या वो आप ही हैं जिन्होंने मेरी याददाश्त बचाकर रखी? इससे पहले कि वो तान्या की बात समझता, वो हैरान हो गया। तान्या ने फिर उसे जोर देते हुए पूछा, मानवी आहूजा का तो ये इरादा था कि वो मेरी असली याददाश्त पूरी तरह मिटा देगी, है ना? खुराना खुद पर हंसने लगा और बोला, मैं वाकई बहुत इंप्रेस हूं कि तुमने इस बात का भी पता लगा लिया। और हाँ, उसका असली इरादा यही था कि वो तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह मिटा देगी और फिर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह अपने नाम कर लेगी। वो अब मानवी आहूजा बन के और नहीं जीना चाहती थी। उससे अपनी पुरानी जिंदगी सहन नहीं हो पा रही थी। फिर तान्या उनसे सवाल करने लगी, तो फिर एंड में मेरी याददाश्त बच कैसे गई और मानवी आहूजा ने मुझे ही क्यों चुना? इससे पहले तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आदित्य शौक में था। वो बस यही सोच रहा था कि क्या सच में ऐसा था कि खुराना ने तान्या की याददाश्त बचाई और इस तरह उसने तान्या को जिंदा रखा। उसके दिमाग में भी तान्या वाले सवाल ही घूम रहे थे। मानवी आहूजा ने तान्या की जिंदगी को ही क्यों चुना? जैसा कि तान्या ने कहा, वो तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। खुराना ने एक लंबी सांस ली और फिर उन्हें समझाने लगा, आखिर ये मेरी ही गलती है। आरव की बर्थडे पार्टी पर तुमने जो हिम्मत और होशियारी दिखाई थी, उसमें मैं काफी इंप्रेस हो गया था। और एक बार जब मानवी आहूजा मेरे पास साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए आई तो मैंने उसे तुम्हारी कहानी सुनाई। मुझे लगा था तुम्हारे बारे में जानकर उसमें भी थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, पर मैंने जो उसे बताया वो पागलपन में बदल गया। और फिर उसके बाद जब भी वो मेरे पास थेरेपी के लिए आई, उसने मुझे तुम्हारे बारे में और बताने को कहा। खुराना अपना सर खुजाते हुए धीरे धीरे बोलने लगा। उसे ये बोलते हुए शर्म आ रही थी, और जैसा कि मैं भी तान्या के बारे में और जानने के लिए खुद भी बहुत इंटरेस्टेड था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से भी इनके बारे में पूरी रिसर्च की थी। वो इनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। शायद तुम्हारी कहानियां उसको कुछ ज्यादा ही छू गई थी कि वो तुमसे पूरी तरह जलने लगी, और फाइनली उसने फैसला किया कि वो तुम बनना चाहती है। मैं जानता था कि ये एक मानसिक बीमारी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसके तान्या बनने से उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। वो मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मैं तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह मिटा दूं ताकि वो तुम्हारी जगह ले ले, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया। फाइनली उसने याददाश्त बदलने की बात पर समझौता कर लिया। आखिर उसका असली इरादा तो दीवान परिवार से छुटकारा पाने का ही था। तो ये थी पूरी कहानी। पहेली के सारे टुकड़ों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी और अब सब कुछ साफ हो गया था। उसी वक्त तान्या को एक डरावना एहसास हुआ। शायद उसके सपने में आदित्य ने जिस औरत से शादी की थी वो अनु अरोरा नहीं, बल्कि वो खुद थी। वो मानवी आहूजा जो अब तान्या आहूजा बन चुकी थी। अगर डॉक्टर खुराना किसी तरह उसकी याददाश्त नहीं बचाते तो तान्या का अस्तित्व ही पूरी तरह खत्म हो जाता, और फिर मानवी पूरी तरह उसकी जगह ले लेती और आदित्य उससे शादी कर लेता। और बिल्कुल जैसा कि मानवी आहूजा असली तान्या नहीं थी, तो वो आरव को कभी भी वो प्यार नहीं देती जो उसकी असली माँ तान्या उसे देती। और शायद तब आरव घर से भाग जाता, क्योंकि उसे उसकी खुद की माँ से वो प्यार नहीं मिलता। तान्या जितना इसके बारे में सोच रही थी, उसे इतना यकीन होता जा रहा था कि वो यही था जो उसे उसका सपना उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। काफी समय पहले जब उसने ये सोचा था कि अनु को रास्ते से हटाने के बाद उसका बेटा सेफ हो जाएगा, तो वो पूरी तरह गलत था। अनु अरोरा के बाद अब भी मानवी आहूजा वहां थी। अगर डॉक्टर खुराना उसकी असली याददाश्त जिंदा रखने पर जोर नहीं देते तो मानवी का प्लान कामयाब हो गया होता। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि आरव को एक ऐसी मां मिलती जो उसकी असली मां नहीं थी। उसकी अजीब सी मौत का बदला नहीं लिया जा सकता था। इसलिए डॉक्टर खुराना की ये सब करने के बाद भी वो उनकी शुक्रगुजार थी कि उन्होंने उसकी याददाश्त जिंदा रखने का फैसला किया।
इसलिए तान्या ने उनसे कहा, मैं ये सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं अगर आप सक्सेसफुली मेरी याददाश्त फिर से मेरे शरीर में ट्रांसफर कर दें। तान्या की इस बात से डॉक्टर खुराना और आदित्य दोनों ही बहुत हैरान हो गए। तभी उसी वक्त खुराना का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा कर दूंगा। तभी अचानक आदित्य बोला, अभी इस वक्त मेमोरी सेल हटा दो। वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि तान्या उसी वक्त पहले जैसी हो जाए, पर अफसोस इस रिश्ते में वो अकेला ये फैसला नहीं ले सकता था। तान्या ने एक बार सोचा भी नहीं और उसके फैसले से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी पुरानी यादें दांव पर नहीं लगा सकती। उसकी हर पुरानी याद उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज वो जो भी थी उन यादों की वजह से ही थी। अगर उसने उसमें से एक भी याद खो दी तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उसने अपने शरीर का कोई हिस्सा खो दिया हो और उसे अधूरा होना मंजूर नहीं था। पर तभी आदित्य ने उसकी चिंता करते हुए कहा, पर अगर मेमोरी सेल रिसर्च बीच में ही अटक गई और पूरी नहीं हो पाई तो तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। तान्या ने आदित्य की तरफ देखते हुए उसे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अगर अगले महीने तक इस रिसर्च में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो हम दूसरा ऑप्शन ही चुनेंगे। उसकी आंखों में उसे वो डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा था। वो अपने फैसले पर एकदम अटल थी और कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता था। आदित्य ने चुपचाप सर हिलाते हुए उससे कहा, ठीक है, हम 1 महीने का टाइम डिसाइड करते हैं। आखिर वो भी तान्या की याददाश्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे उसकी बात अच्छे से समझ आ रही थी कि उसकी याददाश्त जाने का उस पर भारी असर पड़ सकता था। तभी खुराना ने वादा करते हुए उनसे कहा, इस 1 महीने में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर आदित्य ने उससे कहा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। हालांकि वो अब भी खुराना से बहुत गुस्सा था, लेकिन तान्या की खातिर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार था। खुराना ने उसकी बात पर सर हिलाते हुए उससे कहा, तो फिर मुझे जो भी जरूरत होगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। आदित्य, तुम्हें ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। आज की मॉडर्न दुनिया में ये टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि अगर हम किसी की याददाश्त बचाकर रख पाएं तो ये इंसानी दुनिया की बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। आदित्य ने लैब से बाहर निकलते हुए बहुत रूडली उसे जवाब दिया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसे किसी डिस्कवरी की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस इतना चाहिए था कि तान्या फिर से पहले जैसी हो जाए। तान्या और आदित्य की कार में बैठने के बाद उसने उसी वक्त कार स्टार्ट करने की बजाय उससे पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक सिगरेट पी लूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी आदित्य ने एक सिगरेट जलाई और उसी वक्त कार पूरी तरह सिगरेट के धुएं से भर गई। पर जल्द ही कार में लगे एयर प्योरीफायर से धुआं साफ हो गया। तान्या को कोई आइडिया नहीं था कि आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा था और उसे ये जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। इसलिए वो दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। अपनी सिगरेट खत्म करने के बाद आदित्य ने प्यार से उससे कहा, अब से दीवान परिवार से दूर रहना। मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कहीं और कर देता हूं और मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए 2 बॉडीगार्ड्स भी रख दूंगा। एक बार खुराना अपनी रिसर्च पूरी कर ले तो हम उसी वक्त तुम्हारी मेमोरी वापस तुम्हारे शरीर में ट्रांसफर करवा लेंगे। ये तान्या के लिए बिल्कुल सही तरीका था, लेकिन तान्या के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं मानवी आहूजा के साथ एक सौदा करने वाली हूं, वो ये कि मैं उसके पास जो भी है उसके बदले उसे करण दीवान से तलाक दिलवाऊंगी। आदित्य ने उसी वक्त उसके प्लान से साफ इनकार करते हुए उससे कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुम करण जैसे लड़के से और बात नहीं कर सकती। मानवी के लिए मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। तभी तान्या ने जोर देते हुए उससे पूछा, क्या तरीका? करण की उसे जान से मारने की धमकी के बावजूद उसने वो चीज उसे देने से मना कर दिया था। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है जिससे मानवी वो चीज हमें दे दे? आदित्य ने उसे सीधे सीधे कहा, जो भी हो तुम दीवान परिवार के साथ अब कोई और इंटरेक्शन नहीं करोगी। हालांकि उसके पास जो लड़की बैठी थी वो असली तान्या आहूजा नहीं थी, पर फिर भी उसे उसका दीवान परिवार से मिलना बिल्कुल मंजूर नहीं था। हालांकि वो सिर्फ तान्या की याददाश्त थी, पर फिर भी किसी और आदमी का उनके बीच आना उसे मंजूर नहीं था। तान्या ने उसे बताया, आदित्य ओबेरॉय, तुम मेरी जिंदगी के मालिक नहीं हो और फिर मैं फैसला ले चुकी हूँ। मुझे वो चाहिए जो मानवी के पास है। वो उसकी इजाजत नहीं मांग रही थी, वो बस बता रही थी। आदित्य ने उसे घूर कर देखा और फिर लंबी सांस लेते हुए बोला, कई बार मैं सोचता हूँ कि काश तुम
थोड़ी सॉफ्ट होती और पूरी दुनिया को अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करती। और अगर ऐसा होता तो शायद उसे उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती। तान्या ने आदित्य को घूरते हुए देखा और उससे कहा, मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है। अभी मेरी हालत देखते हुए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आदित्य एक बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा, जैसे उसे कोई चॉकलेट मिल गई हो। तभी उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा, पर तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम भी अपना ख्याल रखोगी। तान्या के एक छोटे से कॉम्प्रोमाइज ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। तान्या पलक झपकाते हुए उससे बोली, थैंक यू। तभी आदित्य बहुत सीरियस होकर उससे बोला, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की सच में कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसने मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट की। वापस ओबेरॉय परिवार के पुराने घर में आने के बाद तान्या ने किसी तरह मानवी को मना लिया। उसने मानवी से वादा किया है कि वो उसे करण दीवान से तलाक दिलवाने और दीवान परिवार से दूर रखने में उसकी पूरी मदद करेगी। और उनकी याददाश्त वापस अपने अपने शरीर में आने के बाद तान्या उसकी नई जिंदगी की शुरुआत में भी उसकी मदद करेगी और इस बात का ध्यान रखेगी कि वो आगे की जिंदगी आराम से जी सके। इतनी अच्छी शर्तों के बाद भी मानवी उस सौदे के लिए मानने में हिचकिचा रही थी, पर तान्या की कही इस बात ने फाइनली उसका मन बदल दिया। ये चीज अपने पास रखने से तुम्हें ही ज्यादा परेशानी होगी। ये मानवी आहूजा के लिए जैसी आखिरी घंटी थी। और जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि इसी चीज की वजह से आज तक उसकी जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई थी। ये सोचते हुए कि तान्या ऑलरेडी सब कुछ जानती है, मानवी ने उससे पूछा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ, पर तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि ये प्रोजेक्ट गैलेक्सी आखिर है क्या। जब मानवी ने डॉक्टर खुराना के मुंह से तान्या का नाम सुना था तो उसे तभी शक हो गया था कि तान्या का जरूर इससे कुछ लेना देना है। उस नाम में ही कुछ बात थी। तान्या भी इस बात से बहुत हैरान थी। वो सोच रही थी कि अगर ये लड़की नहीं जानती कि प्रोजेक्ट गैलेक्सी आखिर है क्या, तो उसने वो चीज अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर क्यों रखी। तभी तान्या ने उससे अपना सवाल पूछा, तुम्हारे पापा ने जाने से पहले तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मानवी ने काफी देर तक सोचकर उससे जवाब दिया। उन्होंने उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता इसे यूज कैसे करते हैं। तान्या की आंखें हैरान हो गईं। सेम यही बात उसकी मां ने भी उससे कही थी। इसलिए उसका शक यकीन में बदल गया कि इस चीज के साथ एक दिन वो अपनी मां से फिर से मिल पाएगी। तभी तान्या उससे और सवाल पूछने लगी, करण दीवान को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? मानवी ने ना में सर हिलाते हुए उससे कहा, मुझे नहीं पता। जब वो पहली बार मुझसे मिलने आया था उससे पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। तान्या ने सोचते हुए अपना सर नीचे किया और जब उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई उसे ऑलरेडी सब कुछ समझ आ गया था। मतलब उसके पास भी यही चीज है। मानवी दंग रह गई। तभी उसने हैरान होते हुए उससे कहा, तुम्हारा मतलब है उसके पास भी यह चीज है? वो प्रोजेक्ट गैलेक्सी के बारे में जानता है? तान्या ने उसे बताया, जहां तक मुझे समझ आ रहा है ऐसा ही है। और फिर मुझे तो लगता है कि इस प्रोजेक्ट गैलेक्सी के बारे में हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है, नहीं तो वो कैसे ढूंढ पाता। करण का नाम सुनते ही मानवी की आंखों में नफरत दिखाई देने लगी। तुम्हें उससे वो चीज लेनी ही होगी, और अगर तुमने उसका प्लान खराब कर दिया तो मैं खुशी खुशी ये चीज तुम्हारे हवाले कर दूंगी। वो तो है ही, तो तुम अपना वादा मत भूलना। इस तरह तान्या और मानवी के बीच एक सौदेबाजी का रिश्ता बन गया। तान्या ने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि कैसे करण दीवान से वो चीज हासिल की जाए और प्रोजेक्ट गैलेक्सी के बारे में उससे और इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जाए। पता नहीं क्यों, पर तान्या को लग रहा था कि जितना उसने सोचा था ये प्रोजेक्ट गैलेक्सी उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसे इसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, क्योंकि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन ऐसी जगह पर छुपी थी जहां खतरा था। अगर वहां खतरा था तो उसे समय से पहले ही सब कुछ पता करना था, ताकि वो पहले से ही उसके लिए तैयार हो सके। वो इस बात में विश्वास करती थी कि कोई हारने के लिए तैयारी नहीं करता, पर तैयारी करने के लिए हार जाता है। इसलिए उसे करण और मानवी से उस ब्लैक बॉक्स को हासिल करना था, और फिर वो करण दीवान से तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती थी। इसलिए अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसकी मानवी आहूजा के साथ याददाश्त बदलना ज्यादा बुरा नहीं था। तान्या ने सबसे पहले करण दीवान के पापा मिस्टर दीवान के बारे में पता लगाना शुरू किया।
क्योंकि उसे याद आया कि जब वो दीवान हाउस में थी तो उसने मिस्टर दीवान के बारे में ना तो कुछ सुना और ना ही उन्हें देखा था। और वो बिल्कुल हैरान नहीं हुई जब उसे पता चला कि करण के पापा भी 30 साल पहले इस शहर में आए थे और 12 साल पहले अचानक गायब हो गए। और फिर तान्या को यह एहसास हुआ कि आरवी, मानवी और करण तीनों के पापा इस प्रोजेक्ट गैलेक्सी से जुड़े हुए थे। तो फिर अकेली उसकी माँ क्यों इसमें शामिल थी? अभी भी बहुत सारे राज खुलना बाकी थे और उसने कसम खाई कि वो इसकी तह तक जाकर रहेगी। वो दिन दीवान परिवार के लिए भी बहुत इवेंटफुल डे था। 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई थी, ऐसी चीजें जिनकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उसमें सारे हैरानी भरे राज छिपे थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि मानवी आहूजा आदित्य ओबेरॉय को जानती हो? आदित्य ओबेरॉय पूरे इंडिया की बहुत बड़ी हस्ती का नाम था और जब करण ने भी ओबेरॉय एम्पायर के साथ बिजनेस करने की कोशिश की थी तो आदित्य उससे मिला भी नहीं था। शायद आदित्य को करण दीवान के नाम से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन सिर्फ मानवी को जानता ही नहीं था बल्कि उसे अपने साथ भी ले गया था। और जब करण को यह खबर मिली तो उसकी हैरानी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। वैसे जब उसने खुद को शांत कर इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसे इन सब से बहुत फायदा हो सकता है। जैसा उसकी मां ने उसे बताया कि आदित्य ओबेरॉय की आंखों में मानवी के लिए बहुत परवाह दिखाई दे रही थी। दीवान कॉरपोरेशन के बेकार मैनेजमेंट की वजह से जो उनके सीक्रेट्स लीक हो गए थे उसकी वजह से उनकी कंपनी बंद हो सकती थी और अगर उसे मानवी के जरिए ओबेरॉय एम्पायर की मदद मिल गई तो उसकी सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। करण जितना अपने इस प्लान के बारे में सोच रहा था वो उतना ही ज्यादा खुश हो रहा था। हालांकि वो अपने आप में ही बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे याद आ रहा था कि इतने साल पहले जिस मानवी आहूजा को उसने उससे शादी करने की चाल में फंसाया था, आज वो लड़की उसके बहुत काम आने वाली थी। उसके दिमाग में एक बार ये बात नहीं आई कि मानवी आहूजा उसकी मदद नहीं करेगी। उसे पूरा यकीन था कि 2-4 मीठी बातें करने और उसके सामने माफी की भीख मांगने पर मानवी उसे माफ कर देगी। वो लड़की बहुत बेवकूफ थी। करण अपने प्लान से बहुत खुश था और मानवी के घर लौटने का खुशी खुशी इंतजार कर रहा था। उस दिन सुबह उसे ये चिंता हो रही थी कि दीवान कॉरपोरेशन खत्म हो गया, पर अब उसका फरिश्ता उस मानवी आहूजा के रूप में उसके सामने आ गया था। बस एक बार वो मानवी को फिर से अपने झूठे प्यार में फंसा ले, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करण ने पूरा दिन मानवी के लौटने का इंतजार किया पर अफसोस वो नहीं आई। फाइनली उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर उससे आदित्य के घर के आसपास ढूंढेगा। इसमें कोई शक नहीं था कि आदित्य उससे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए उसे इस बारे में कोई खबर नहीं मिली कि मानवी आखिर थी कहाँ। खुद को सही साबित करने के लिए करण ओबेरॉय हाउस के बाहर धरना देकर बैठ गया। सिक्योरिटी ने उसे वहां से भगाने की बहुत कोशिश की पर वो वहां से नहीं हिला। जब तान्या ने यह खबर सुनी तो वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाई और उसने फोन पर आदित्य से कहा, तो करने दो उसे इंतजार और कल सुबह बताना कि मैं कहाँ हूं। ठीक है, पर तुम तुम्हारा पूरा ख्याल रखना और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बस एक फोन कर देना। वहां सिक्योरिटी काफी है। आदित्य की आवाज में उसके लिए चिंता साफ सुनाई दे रही थी। जहां आदित्य ने तान्या को रखा था उस घर के बाहर उसने पहले ही उसकी सेफ्टी के लिए 10 बॉडीगार्ड्स रखे हुए थे और जब तान्या ने घर के नीचे बॉडीगार्ड्स के उस झुंड को देखा तो वो आदित्य की उसके लिए चिंता के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत से ज्यादा गार्ड्स हैं और करण दीवान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा कुछ करे। वैसे जबकि आदित्य जानता था कि तान्या खुद से सब कुछ हैंडल कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो अब तक अपने मन की चिंता को शांत नहीं कर पा रहा था। उसकी होशियारी के आगे कोई इतनी आसानी से उसके लिए खतरा नहीं बना जा सकता था। उसे इस बात के लिए उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। चाहे वो अच्छे से जानता था कि तान्या कितनी काबिल है, पर फिर भी उसकी चिंता नहीं रुक रही थी। आदित्य थोड़ी देर के लिए रुका और खुद पर हंसने लगा। वो मन ही मन हैरान हो रहा था कि वो कब से एक औरत के लिए ऐसा बन गया। करण दीवान ने सच में पूरी एक रात ओबेरॉय हाउस के गेट के सामने बिताई। शायद ये सच में बहुत बड़ी चीज थी जो उसने मानवी के लिए कभी की हो और उसे उसका इनाम मानवी के पते के रूप में मिला। अगले दिन सुबह सुबह आदित्य ने किसी और को उसे मानवी का पता बताने के लिए भेजा।
करण ने थैंक यू कहा और जल्दी से अपनी बीवी को ढूंढने निकल गया। जब वो एड्रेस के नजदीक पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो घर उसके अपने घर से भी कहीं ज्यादा बड़ा और सुंदर था। इस बात से उसका खून खौल उठा। इस नीच औरत की इतनी हिम्मत कि यहाँ अपनी जिंदगी के मजे ले और मैं वहां इसके आशिक के घर के बाहर पूरी रात अपना पसीना बहाऊं। हाँ, उसे शक हो गया कि जरूर मानवी और आदित्य के बीच में कुछ तो चल रहा है और ऐसा आलीशान घर देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। अगर उनके बीच कुछ नहीं होता तो आदित्य कभी उसकी बीवी को रहने के लिए इतना आलीशान घर नहीं देता। करण ने अपने कपड़े ठीक किए और घर की डोरबेल बजाई। जल्दी ही तान्या को उसके आने की खबर दी गई। तभी तान्या ने ऑर्डर दिया, उसे अंदर आने दो। ओके मैडम। बॉडीगार्ड उसे अंदर लाने के लिए चले गए। करण घर के अंदर आ रहा था और उसे आसपास इतनी सारी बॉडीगार्ड्स देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। वो ये देखकर बहुत हैरान था कि आदित्य ओबरॉय को मानवी की इतनी फिक्र थी। और जब उसने मानवी को सोफे पर आराम से चाय पीते हुए देखा तो उसी वक्त उसने एक अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, मानवी तुम कल कहाँ थी? तुमने तो मुझे बहुत टेंशन में डाल दिया था। मैं पूरी रात शहर भर में तुम्हें ढूंढता रहा। फाइनली मैंने इस उम्मीद से कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगी ओबेरॉय हाउस के घर बाहर रात बिताने का फैसला किया। शायद जो लोग इसकी असलियत नहीं जानते थे उसकी इन बातों से जरूर पिघल जाते। तान्या ने अपनी आईब्रो उठाते हुए उससे पूछा, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? करण ने अपना सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, चाहे जो भी हो तुम हो तो मेरी बीवी ना। अब जल्दी बताओ, तुम्हें अपने साथ ले जाने के बाद आदित्य ओबेरॉय ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तान्या ने बड़ी शांति से उससे पूछा, अगर किया भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? करण उसी वक्त भड़क गया, मैं उसे फाड़ के रख दूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई और छू भी कैसे सकता है? तान्या मन ही मन सोचने लगी, तुमने बहुत बार मानवी आहूजा को छुआ होगा, ये बात तो सच है। उसने अपना कप नीचे रखा और फिर से सोफे पर बैठकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मुझसे बस यही पूछने आए थे? करण सच में इस बात से निराश हो गया था कि आदित्य ने मानवी के साथ कुछ किया नहीं, क्योंकि अब उसे अपने प्लान को पूरा करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। पर फिर मानवी तो एक लंगड़ी लड़की थी, कोई भी आदमी उसे क्यों छूना चाहेगा? करण चिंता भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तुम सच में ठीक हो? अगर ऐसा है तो आदित्य तो मैं अपने साथ लेकर ही क्यों गया? मुझे तो लगा था कि वो मुझसे मिलने घर आया था, पर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? उसके वहां आने के बाद से ये उसका पहला सही सवाल था जो उसने पूछा। यही तो बात थी जो वो जानने आया था कि आखिर मानवी और आदित्य के बीच में किस तरह का रिश्ता था और वो कैसे उसका फायदा उठा सकता था। तान्या ने बड़ी शांति से उससे कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। करण अपने दिल पर हाथ रखकर नाटक करने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है? मैं जानता हूं मानवी कि तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो, है ना? पर तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे सुसाइड करने की कोशिश के बाद मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। जब मैंने तुम्हें उस हालत में हॉस्पिटल बेड पर देखा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे तब तुम्हारे लिए अपना प्यार समझ आ गया था। तान्या को भी पछतावे का एहसास हो रहा था। ये पछतावा कि उसने पूरी चाय क्यों पी ली, क्योंकि उसकी बुरी तरह से मन कर रहा था कि वो चाय उसके मुंह पर फेंक दे। मानवी, मैंने जो कुछ कहा वो सच है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और क्या तुम प्लीज मेरे साथ घर चलोगी? यही बोलते हुए करण धीरे धीरे तान्या के करीब आ रहा था, लेकिन इससे पहले वो और करीब आता कुछ कागज उसके चेहरे पर पड़े। कागजों का वो तमाचा बहुत ही तेज और धमाकेदार था। ये करण की बेइज्जती थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो तान्या के सामने दिखा नहीं रहा था। और जब वो कागज जमीन पर गिरे तो उसने उन पर लिखे उस शब्द को देखा जिससे उसका चेहरा उतर गया था। वो था डिवोर्स। तान्या ने बड़ी शांति से उसे ऑर्डर देते हुए कहा, ये प्यार भरी बातें अपनी रखेल के लिए बचा कर रखो और ये पेपर साइन कर दो। करण अपना सर उठाकर उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हें अभी मुझसे तलाक चाहिए? कोई शक? ये आज ही साइन हो जाने चाहिए। तुम्हारी कोई भी बात मेरा मन नहीं बदलने वाली। करण ने वो पेपर्स उठाए और उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए बोला, मैं ये साइन नहीं करूंगा। मानवी, तुम मेरा इकलौता प्यार हो,
फिर दूसरे पेपर्स उसके मुंह पर पड़े। इस बार करण ने वो पेपर्स अपने हाथ में पकड़ लिए। तान्या ने कागजों का बंडल टेबल पर रखा और उसे घूरते हुए बोली, ऑफिस में मेरे पास और भी है, तो अगर तुम चाहो तो हम ये पूरा दिन कर सकते हैं। करण उस पर ऐसे भड़कने लगा जैसे वो गलत थी। मानवी, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैंने माफी मांगी ना, तुम और क्या चाहती हो? तान्या उसकी बेइज्जती करते हुए बोली, तुम्हारे जैसा कुत्ता माफी के लायक नहीं होता। तुम? करण के अंदर का भड़का हुआ राक्षस तान्या को धमकाने ही वाला था कि करण ने उसे कंट्रोल कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उससे कहा, मानवी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये डाइवोर्स पेपर साइन नहीं करूंगा। इस जिंदगी में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तान्या उस घटिया आदमी के साथ अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। जी मैडम। इतना बोलकर दो बॉडीगार्ड्स जो तब तान्या के बगल में ही खड़े थे, वो आगे आकर करण को खींचते हुए बाहर ले गए। करण उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा, तुम लोग कर क्या रहे हो? मुझे जाने दो। उसने उन दोनों को मारने की भी कोशिश की, पर उससे खुद ही लग गई। वो जानता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो तान्या की तरफ मुड़ा। मानवी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया, पर प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मैं वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हनी बेबी, प्लीज चलो मेरे साथ। तान्या ने अकड़कर ऑर्डर दिया, इसे जल्दी से बाहर निकालो। करण के शब्द सुनकर उसे उल्टी आ रही थी। बॉडीगार्ड्स भी बहुत सुन चुके थे। उन्होंने अपने हाथ से करण का मुंह बंद किया और उसे दरवाजे से बहुत बुरी तरह बाहर फेंकने से पहले उसे घसीटते हुए वहां तक ले गए। एक बॉडीगार्ड ने उसे धमकी देते हुए कहा, हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, अगर तुमने अब से आहूजा मैम को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी की तो ये कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। करण उनसे इतना परेशान हो चुका था कि उन्हें जान से मार डालता, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी निकाले। बेशक उसे उन बॉडीगार्ड्स का डर नहीं था, बल्कि उनके पीछे उनकी बॉस का डर था। हालांकि उसे एक अच्छा सबक मिल चुका था। ओवरऑल वो खुश था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि मानवी और आदित्य का कोई रिश्ता आम रिश्ता नहीं था। वो उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। उसका मतलब ये था कि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। उसकी सोच के हिसाब से पत्नी पति की जायदाद होती है, और जो अपने पति के एहसान के बिना नहीं जी सकती थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि मानवी उसके पास लौट ही आएगी। अभी के लिए उसे सिर्फ उन बॉडीगार्ड्स को झेलना था, क्योंकि आखिर एक आदमी के बिना औरत होती ही क्या है। वो हर दिन तान्या को मनाने जाने लगा। बेशक उसे गेट से ही भगा दिया जाता था, तो इसलिए वो भीख मांगता, गिड़गिड़ाता, रोता था। जब सिक्योरिटी ने उसकी हरकतों के बारे में तान्या को खबर दी तो वो हैरान हो गई। उसे बहुत अजीब सा लगने लगा। उसे तब भी ऐसा नहीं लगा था जब आदित्य ने उस पर हाथ तक उठाने की कोशिश की थी। एक आदमी जो अपने फायदे के लिए अपना आत्मसम्मान तक दांव पर लगा दे, वो सच में बहुत खतरनाक होगा। जो शर्मिंदगी वो अभी झेल रहा था, एक बार सब कुछ उसके कंट्रोल में आने के बाद वो इसका 10 गुना ज्यादा मानवी को लौटाएगा। तान्या मानवी के लिए बुरा लगने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो एक ऐसे इंसान से मानवी का पीछा छुड़ाकर ही रहेगी, नहीं तो याददाश्त वापस आने के बाद मानवी की जिंदगी फिर से नर्क बन जाएगी। ऐसा कुछ ना हो, इसलिए उसने फैसला लिया कि मानवी बने रहते हुए ही वो करण दीवान को पूरी तरह खत्म कर देगी। तान्या ने करण को लगभग एक हफ्ते तक परेशान किया, जब तक कि उसकी कंपनी पूरी तरह से ठप नहीं पड़ गई। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए करण अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते हुए रोज मानवी को मनाने आता रहा, लेकिन तान्या ने उसकी तरफ थोड़ी भी नरमी नहीं दिखाई। अपने दोनों तरफ आग देखकर करण दीवान एक छोटी चींटी की तरह चल रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह जंगली बन चुका था और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखाई देने लगे थे। मिसेस दीवान अपने बेटे की ऐसी हालत और देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो कीर्ति के साथ खुद तान्या की खबर लेने आई। उन्होंने सोचा उसकी सास होने के नाते मानवी जरूर उनकी बात सुनेगी और मान जाएगी। तान्या को उसकी औकात दिखाने के लिए उन्होंने कार से अपना कदम बाहर रखते ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने गार्ड्स को ऐसे ऑर्डर दिया जैसे वो वहां की मालकिन हो। जाओ, मेरा स्वागत करने के लिए मानवी को बुला कर लाओ। अगर वो मना करती है तो मैं सारा दिन यहीं रहूंगी, आखिर सबको पता तो चले कि वो अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार करती है। गार्ड्स ने अंदर जाकर उससे खबर करने के बाद तान्या सच में उनसे मिलने के लिए बाहर आई।
तान्या को देखते ही मिसेस दीवान उस पर पागलों की तरह बरस पड़ी। मानवी आहूजा, तुम हमारे परिवार पर कलंक हो। जब तक तुम दीवान परिवार का हिस्सा हो, तुम्हें इस परिवार के नाम की इज्जत बनाकर रखनी होगी। तो तुम कैसे इस तरह हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती हो? अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? एक कलंक? कीर्ति भी तान्या को बेइज्जत करने से खुद को नहीं रोक पाई। बिल्कुल मानवी, तुम हमारे परिवार का एक कलंक ही हो, क्योंकि तुम एक वैश्या हो। तुमने पहले आदित्य ओबरॉय को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके घर से निकलने से मना कर दिया। क्या तुम भूल गई कि तुम अभी शादीशुदा हो? बेशरम बेहया औरत। तान्या गार्ड की तरफ मुड़ी और उससे पूछा, क्या जो भी इन्होंने कहा वो तुमने रिकॉर्ड कर लिया? तभी गार्ड सर हिलाता हुआ बोला, चिंता मत करिए मैम, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। बहुत अच्छे। अगर ये लोग अब भी मेरा नाम इसी तरह उछालना बंद ना करें तो ये रिकॉर्डिंग आदित्य को भेज देना, उन्हें ही ये सब संभालने दो। ओके मैडम। मिसेस दीवान और कीर्ति का चेहरा उतर गया। इस घटिया औरत की ये मजाल कि अब ये हमें आदित्य ओबरॉय के नाम से डराएगी। कीर्ति का गुस्सा उसके मुंह से निकलने लगा। मानवी आहूजा, ऐसा मत सोचो बस इसलिए क्योंकि आदित्य तुम्हारे साथ है। जो तुम चाहो वो कर सकती हो। आज नहीं तो कल तुम्हारी असलियत उनके सामने आ ही जाएगी। तुम हो तो मेरे भाई की बीवी, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। मिसेस दीवान भी उसी तरह डांटने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा और उस आदित्य ओबरॉय का कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है। मानवी आहूजा, तुम सच में बहुत बेशर्म औरत हो। दीवान परिवार को तुम्हें पहले ही नहीं अपनाना चाहिए था। तुम्हें अपना कर मेरे परिवार ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तान्या ने उसके आगे कुछ पेपर्स फेंकते हुए कहा, तो जाकर करण दीवान से इस पेपर्स पर साइन करवा लीजिए। आपकी गलती भी सुधर जाएगी और मुझसे हमेशा के लिए आपका पीछा भी छूट जाएगा। तान्या एक दीवान होने की वजह से अपनी बहुत बेइज्जती करवा चुकी थी। अब उसे छोड़ दो, सब लोग खुश हो जाएंगे। अचानक अपनी आंखों के सामने उन तलाक पेपर्स को देखकर मिसेस दीवान और कीर्ति दंग रह गए। कीर्ति ने अचानक उन पेपर्स पर पैर रखते हुए तान्या से कहा, जब तक मेरे भाई का तुमसे काम निकल जाएगा तो वो खुद ही तुम्हें छोड़ देगा। तब तक तुम्हें तलाक का नाम लेने का भी कोई हक नहीं है। तान्या पता नहीं कहां से बीच में ही ताना मारते हुए बोली, दीवान कॉर्पोरेशन तो दिवालिया घोषित होने वाला है ना? ये सुनकर दोनों माँ बेटी का चेहरा उतर गया और सोचने लगी, ये सब इसे कैसे पता चला? अपने बेटे करण से ये पेपर साइन करवा लेना और शायद तब मैं उस पर तरस खाकर फाइनेंशियली उसकी मदद कर दूं। और ये आखिरी बार है जब मैं ये ऑफर दे रही हूं, इसलिए पेपर्स अपने साथ ले जाना मत भूलना। इतना बोलकर तान्या वापस घर के अंदर चली गई। मानवी आहूजा, वहीं रुक जाओ। मिसेस दीवान ने उसे पीछे से रोकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया और उन्हें घूरते हुए उनसे बोला, आहूजा मैम की इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। मिसेस दीवान उस पर गुस्से से चिल्लाने लगी, मैं उसकी सास हूं, तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत भी कैसे की? गार्ड्स और भड़कते हुए बोले, हमें सैलरी आप देती हैं नहीं ना, तो निकलिए यहां से। कीर्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर चिल्लाने लगी, तुम? मिसेस दीवान भी उसके पास ही खड़ी गुस्से में जल रही थी। वैसे उन्होंने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। कीर्ति गुस्से में बोल रही थी, मॉम, इस मानवी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम इसे तलाक देने से साफ मना कर देंगे और देखेंगे कि यह हमारा क्या बिगाड़ सकती है। पर अंदर ही अंदर वो उससे पूरी तरह जल रही थी। वो जलन इसलिए थी कि मानवी सिर्फ आदित्य ओबरॉय को जानती ही नहीं थी, बल्कि उन दोनों के बीच कुछ चल भी रहा था। ये घर, ये गार्ड्स, अगर ये सब उसे आदित्य ने नहीं दिया तो उसके पास ये सब आया कहां से? मिसेस दीवान के दिमाग में भी अपनी बेटी की तरह यही सब चल रहा था। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी और मानवी को अपने बेटे से तलाक भी नहीं दिलवाने वाली थी, क्योंकि वो लड़की सिर्फ उसके बेटे और उसके परिवार की थी। यहां तक कि अगर मानवी मर भी गई ना तो दीवान परिवार का भूत होगी। हालांकि ये सच था कि दीवान कॉर्पोरेशन दिवालिया घोषित होने वाला था। उन्होंने जमीन पर गिरे डाइवोर्स पेपर की तरफ गुस्से से एक नजर डाली और अपने दांत पीसते हुए कीर्ति से उठाने के लिए कहा, उन्हें उठाओ और चलो यहां से। हाँ, कीर्ति उसे शिकायत करते हुए बोली, पर क्यों मॉम? उसने पेपर्स पर थूका था और उन्हें उठाना उसके लिए बहुत ही शर्मनाक था। तुम सड़क पर रहना चाहती हो? कीर्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आखिर उसने वो पेपर्स उठा ही लिए। वो पल उसके लिए बहुत शर्मनाक था।
आखिर सड़क पर आना उसकी थूक से तो कहीं ज्यादा डरावना था। मिसेस दीवान और कीर्ति आई तो मानवी को सबक सिखाने के इरादे से थी, लेकिन आखिर में खुद ही एक सबक सीख कर गई थी। उनका दिल तब भी गुस्से से जल रहा था जब वो घर पहुंची, जहां करण उनका इंतजार कर रहा था। जब उसने उन्हें आते हुए देखा तो क्या हुआ, ये पूछने के लिए वो भागता हुआ उनके पास गया। मॉम, कैसा रहा सब? क्या मानवी से कुछ काम की बात बनी? करण को उम्मीद थी कि उसकी माँ उसकी तरफ से उसका बदला उस घटिया औरत से ले लेगी, पर मिसेस दीवान तो गुस्से से सोफे पर बैठती हुई भड़कने लगी। मुझे याद मत दिलाओ, उस घटिया नीच औरत ने मेरी सलाम सुनने तक से मना कर दिया। बेटा, आदित्य को अपने साथ पाकर वो खुद को सच में कुछ और ही समझ रही है। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। करण भी चिढ़ते हुए चिल्लाने लगा। तो अब हम क्या करें? कंपनी डूबती जा रही है, अगर वो हमारी मदद करने से मना कर देती है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी कीर्ति ने उसे डिवोर्स पेपर्स देते हुए कहा, भैया, मानवी ने कहा है अगर आप उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हो तो शायद वो हमारी मदद कर दे। करण हैरान हो गया और जल्दी से उन पेपर्स को देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उन पेपर्स में एक क्लॉज ऐसा था जिसमें ये लिखा था कि अगर वो उसे तलाक दे देगा तो मानवी उसे कंपेंसेशन के रूप में 2 करोड़ रुपए देगी। करण ने पिछली बारी पेपर फाड़ने से पहले इन्हें ढंग से देखा नहीं था, इसलिए उसे इस क्लॉज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। कीर्ति अपनी जलन में ही उससे बोली, भैया, आखिर मानवी और आदित्य ओबेरॉय के बीच रिश्ता क्या है? ये तो सोचने वाली बात है ना कि वो उसे तलाक दिलवाने के लिए 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया। ये सच में बहुत अजीब सी बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। करण अपना सर हिलाते हुए उसे बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने अपने आदमी भेजे थे उनके रिश्ते के बारे में पता कराने, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता चला। क्या ऐसा हो सकता है कि शायद उन दोनों को सच में एक दूसरे से प्यार हो गया हो? ये बोलकर कीर्ति खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए बोली, ये नामुमकिन है। कोई उस जैसी लंगड़ी औरत से प्यार कैसे कर सकता है? और आदित्य ओबेरॉय जैसा लड़का तो बिल्कुल नहीं। करण को भी ऐसा लगता था। उनकी नजरों में मानवी एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट थी और करण के अलावा कोई ऐसा दयावान आदमी नहीं था जो ऐसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट को अपनाता। इसलिए उनके रिश्ते के पीछे भी जरूर कोई ना कोई राज छुपा था। तभी अचानक करण के दिमाग में उनके रिश्ते के पीछे का एक कारण आया। वो सोचने लगा, जो चीज वो मुझे देने वाली थी कहीं उसने आदित्य को तो नहीं दे दी, पर वो चीज बाकी लोगों के लिए बेकार है। इसका यूज भी टॉप सीक्रेट है। आदित्य ओबेरॉय हम में से एक नहीं है, या मुझे इस बारे में पता नहीं है। वैसे सिर्फ यही वजह नजर आ रही है जिसकी वजह से आदित्य मानवी की मदद कर सकता है। वैसे अगर ऐसा हुआ तो करण दीवान के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आदित्य ओबेरॉय से तो वो चीज कभी नहीं हासिल कर पाएगा। और फिर आदित्य को वो चीज क्यों चाहिए होगी? उसके किसी काम की नहीं थी। जो भी हो, करण ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता था, इसलिए वो मानवी के पास फिर से भागता हुआ गया। तानिया जानती थी कि आज नहीं तो कल वो फिर से जरूर आएगा, इसलिए जब उसने गार्ड से उसके आने की खबर सुनी तो उसने उन्हें धीरे से कहा, उसे अंदर आने दो। ओके मैडम। करण को लगा था मानवी उससे नहीं मिलेगी, इसलिए जब गार्ड ने आसानी से उससे अंदर आने दिया ना तो वो हैरान हो गया। और जब उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वो मानवी को देखकर खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाया। 1 हफ्ते में मानवी आहूजा पूरी तरह बदल चुकी थी। पता नहीं क्यों, पर अब जो मानवी उसके सामने खड़ी थी वो उस मानवी से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी जिसके साथ वो इतने सालों से रह रहा था। उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो उसके लिए पुरानी मानवी की यादों में कहीं भी नहीं था। वो इस नई मानवी आहूजा से बहुत इम्प्रेस था। आखिर उसी की वजह से उसमें ये बदलाव आए थे, और हर किसी के स्वभाव में समय के साथ बदलाव आता है। तभी करण ने उससे पूछा, मानवी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो ये जानने के लिए पागल था कि उसने आदित्य को वो चीज बेची या नहीं, इसलिए वो ऊंची आवाज में उससे बोला, इन आदमियों को यहाँ से बाहर भेजो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तान्या उस पर हंसने लगी और बोली, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये करूंगी? करण गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैं सीरियस हूं और चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तान्या ने उसे आगे बोलने का कोई मौका ना देते हुए उसे सीधा अपना फैसला सुनाया। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगी, इसलिए जल्दी बोलो, अगर नहीं तो दरवाजा तुम्हारे पीछे है। करण गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। ये घटिया औरत खुद को ज्यादा ही इंपॉर्टेंट समझ रही है, और वो भी उस घटिया आदमी आदित्य की वजह से। बस एक बार मुझे वो चीज मिल जाए, फिर इसे तो मैं बताऊंगा।
तभी करण ने उसे धमकाते हुए कहा, थैंक यू, तो मैं सबके सामने ही पूछ लेता हूं। तो बताओ तुम्हारा आदित्य के साथ क्या रिश्ता है, और अगर तुम साफ नहीं बताओगी तो तलाक के बारे में भूल जाओ। ये तलाक ही तो उसके पास एक अकेला प्लस पॉइंट था और वो बेशक इसका पूरा फायदा उठाने वाला था। जैसा कि उसने सोचा था, तान्या थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसे धीरे से बोली, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। करण चिढ़ते हुए उससे बोला, कोई रिश्ता नहीं है? वो तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तान्या ने सीधे सीधे उसे जवाब देते हुए कहा, मेरे पापा ने एक ओबेरॉय परिवार की मदद की थी, इसलिए वो अब उनकी मदद का कर्ज चुका रहा है और मैं जो चाहूंगी वो मुझे देंगे। वैसे वो एक तरह सच ही बोल रही थी, पर जिसने ओबेरॉय परिवार की मदद की थी वो मानवी के नहीं बल्कि तान्या के पापा थे। करण इस बात से काफी हैरान था। उसने मानवी के चेहरे को गौर से देखा और फैसला किया कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, और उसने जो वजह बताई वो भी विश्वास करने लायक थी। पर उसने फिर भी उससे पूछा, सच में? तान्या उस पर भड़कते हुए बोली, ये सच है या नहीं इससे तुम्हारा क्या लेना देना? करण भी हंसने लगा, क्योंकि उसे ये जानकर शांति मिली थी कि मानवी ने वो चीज तो आदित्य को नहीं दी। रिलैक्स्ड हुआ करण दीवान मजे से जाकर सोफे पर बैठ गया जैसे वो उसका ही घर हो, और एक बेशरम गुंडे की तरह उससे बोलने लगा, मानवी आहूजा, जैसे कि ओबेरॉय परिवार तुम्हारा कर्जदार है तो तुम मुझे सिर्फ 2 करोड़ रुपए कैसे दे सकते हो? तान्या हैरान होकर उसे घूरने लगी और बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? करण मन ही मन हंस रहा था और बड़े इंटरेस्ट के साथ उसे देखता हुआ बोला, मेरे सामने ज्यादा नासमझ बनने की कोशिश तो मत करो। इस तलाक की कीमत 2 करोड़ से तो कहीं ज्यादा है। अगर तुम कीमत बढ़ा दो तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लूं। तान्या जोर जोर से हंसने लगी। ये सच में बहुत अजीब था। वो पहले ऐसे किसी नमूने से नहीं मिली थी। ये आदमी मानवी की जिंदगी खराब कर चुका था और अब इसमें इतनी हिम्मत थी कि उससे तलाक की इतनी बड़ी कीमत मांग रहा था। तान्या जानना चाहती थी कि ये इतना बेशरम कैसे बना। ये हरकतें इंसानों वाली तो नहीं थी। तभी तान्या ने उससे धीरे से पूछा, वो देखना चाहती थी कि आखिर ये बेशरम नेवला किस हद तक जा सकता है। तो तुम्हें कितने चाहिए? करण उसे एक्साइटेडली देखता रहा और फिर थोड़ी देर बाद अपना हाथ आगे करते हुए बोला, 5 करोड़। नहीं, 50 करोड़। तो अब इस सुअर को 50 करोड़ चाहिए। तभी तान्या उससे बोली, फिर तो तुम्हें कोई बैंक जाकर लूटना चाहिए, जाओ। करण ने अपनी पलक झपकाई जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि तान्या क्या कहना चाह रही थी, और इसलिए वो बोला, बहुत ज्यादा है क्या? ये रकम ओबेरॉय परिवार के लिए तो कुछ भी नहीं होगी। मानवी, इस बारे में सोचना। पैसों के बदले मुझसे तलाक लेकर पूरी तरह मुझसे पीछा छुड़ा लेना कोई बुरा सौदा नहीं है। मैंने सुना है आदित्य अभी सिंगल है, उसकी सगाई टूट चुकी है। मुझसे तलाक लेने के बाद तुम उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रहा हूं। तान्या उसे ऐसे घूरने लगी जैसे वो कोई राक्षस हो, और फिर हंसते हुए बोली, मुझे कहना पड़ेगा कि आज तुमने सच में दिखा दिया कि एक आदमी एक नाली का कीड़ा कैसे हो सकता है। वो मन ही मन सोच रही थी, मानवी पर ऐसा कौन सा काला जादू हो गया था कि उसे ऐसे इंसान से कभी प्यार भी हुआ था। मैं ये कभी नहीं समझ पाऊंगी। करण उसके करीब आया और चाल चलने वाली आवाज में उससे बोला, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं। मैं जानता हूं तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें जितना जल्दी मुझसे तलाक मिलेगा तुम उतनी जल्दी आदित्य के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाओगी। और बेशक ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम कानूनन मेरी बीवी हो। तो तुम ही देखो ना, तुम्हें तो सच में मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तान्या ने कुछ बोलने से पहले उसे बहुत बुरी तरह से घूरा और फिर बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जैसे कि तुम बोल रहे हो, अगर मैंने आदित्य के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की तो सबसे पहले मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। करण अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा जोक सुन लिया हो, और कार्टूनों की तरह अपना पेट भी पकड़ने लगा। करण अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। तभी वो मानवी की बेवकूफी का मजाक उड़ाते हुए बोला, मानवी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी जोकर होगी। इस बेवकूफ को सच में लगता है कि आदित्य ओबेरॉय इसमें इंटरेस्टेड होगा। ये तो सच में हद हो गई। इस बेवकूफ पागल लड़की को सच में लगता है कि आदित्य ओबेरॉय सच में मेरी छोड़ी हुई औरत को अपनाएगा। बेशक वो ये सब बातें उसके सामने नहीं बोल सकता था। इतना सब मन ही मन सोचने के थोड़ी देर बाद वो फाइनली खुद को शांत करके बोला, चिंता मत करो, अगर तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसा पाई और उससे शादी भी कर ली तो पक्का तुम्हारे पास जो भी हो
वो सब लेकर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये वादा है मेरा, आगे जो भी होगा मैं तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं निकालूंगा। मुझे सिर्फ अभी मेरा फायदा चाहिए। तान्या उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम किस तरह के इंसान हो? करण उसे खुद को थप्पड़ मारने पर मजबूर कर रहा था और ये तो पक्का था कि वो उसे थप्पड़ मारने का पूरा मजा लेने वाली थी। करण बहुत कंफ्यूज हो गया था कि उसका मतलब क्या था और उसे करण को समझाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। इसलिए उसने गुस्से से उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपया दूं तो तुम डाइवोर्स पेपर साइन कर दोगे? करण का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने उसे याद दिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, और हाँ, वो चीज मत भूलना जो तुमने मुझे देने का वादा किया था। वो चीज जो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। एक बार तुम मुझे सब कुछ दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मानवी आहूजा, तुम हमेशा मेरी जायदाद रहोगी और मैं तुमसे अपने बहुत सारे बच्चे भी पैदा करवाऊंगा। और मुझे यकीन है कि तुम वो सब नहीं चाहती, है ना? तो इसलिए ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है मुझसे तलाक लेने का। मुझे पता है तुम जैसी चालाक लड़की को अच्छी तरह पता होगा कि तुम्हें करना क्या है। तान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए वो उस पर भड़कते हुए बोली, मैं इस बार सोचूंगी। करण खुशी से कूदने लगा और बोला, ठीक है, अपना टाइम लो और अच्छे से सोचो, और जब तुम्हारा मन हो जाए ना तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। और फिर वो खुशी से लहराता हुआ वहां से चला गया। वो अपनी खुशी में इतना मगन था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसे पीछे से 2 आंखें पूरी तरह घूर रही थी। आदित्य एक कमरे से बाहर निकलकर उसे पीछे से ऐसे घूर रहा था जैसे उसे मार ही डालेगा। तान्या ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछने लगी, तुम इसके प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हो? तभी आदित्य गुस्से में बोला, वो अपनी मौत की भीख मांग रहा था। जब करण ने तान्या के साथ बच्चा पैदा करने की बात की तो लगभग आदित्य उसकी गर्दन पकड़ने ही वाला था। हालांकि उसके शब्द मानवी के लिए थे, पर फिर भी आदित्य को लग रहा था कि वो बातें माफ करने लायक तो नहीं थी। तान्या ने भी उसकी बात पर अग्री करते हुए गर्दन हिलाई। करण सच में अपनी मौत की भीख मांग रहा था। अगर उसे करण से कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलवानी होती तो वो ऑलरेडी उसे अब तक खत्म कर चुकी होती। वो अभी भी काम का था और इसलिए ही तान्या ने उसे अब तक कुछ नहीं किया था। आदित्य उसके सामने बैठ गया और उससे पूछा, तुम्हारा प्लान क्या है? तान्या ने चालाकी भरी मुस्कुराहट से उसे देखा और फिर बोली, और क्या प्लान हो सकता है? बेशक मैं उसकी डिमांड्स पूरी करूंगी। वैसे आदित्य तक बेवकूफ नहीं ताकि उसकी बातों का मतलब समझ ना पाए। उसने अपनी आईब्रोज चढ़ाई और उस चिढ़ाते हुए बोला, और उससे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तान्या ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, जितना उसने मांगा है मैं उससे भी ज्यादा उसे देने वाली हूं। तान्या ने उसी वक्त करण की शर्तें नहीं मानी, पर कुछ दिन उन्हें खींचती रही। वो तब तक इंतजार कर रही थी जब तक करण खुद उसके पास नहीं आया, क्योंकि उसकी कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली थी। हालांकि फिर भी वो इतनी आसानी से नहीं मानी। तान्या ने बहुत सीरियसली करण को बताया, हालांकि मेरे पापा ने कभी ओबेरॉय परिवार की मदद की थी, पर फिर भी 5 करोड़ रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम किसी से बिना वजह मांगना बहुत बड़ी बात है। वो मुझे सिर्फ 3 करोड़ रुपए दे सकते हैं। तुम्हें लेने हैं तो लो, नहीं तो जाने दो। करण को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके 5 करोड़ सिर्फ 3 करोड़ बनकर रह गए, पर उसे अभी पैसों की सख्त जरूरत थी। और फिर 3 करोड़ भी कोई छोटी रकम तो नहीं थी। और फिर उसे जो चीज सच में चाहिए थी वो मानवी के पास थी। 3 करोड़ रुपए तो उसके लिए बोनस की तरह थे। तभी करण अपने दांत पीसते हुए बोला, ठीक है 3 करोड़ दे दो, लेकिन इससे 1 पैसा भी कम मत देना। उसे भी अपने 2 करोड़ खोने का दुख था। तभी तान्या ने डिवोर्स पेपर टेबल पर रखते हुए उससे कहा, पहले इन्हें साइन कर दो। उसने वो पेपर मानवी से ऑलरेडी साइन करवा लिए थे। करण ने उन पेपर्स की तरफ देखा तक नहीं। उसने उसे घूरा और फिर जोर जोर से हंसते हुए बोला, ये तो मैं मुझे पैसे और वो चीज देने के बाद ही करूंगा। तान्या बड़ी आसानी से उसकी बात मान गई और सर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल, पर मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हें उसका सच सच जवाब देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। आज तुमसे पीछा छुड़ाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिर इतने सारे पैसों के साथ मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी नई पहचान बनाकर जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ। तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। करण का चेहरा उतर गया। तान्या सही कह रही थी। इस सौदे में उसका पलड़ा ज्यादा भारी था।
पर करण को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी चालाक होगी कि उसे इस बात का एहसास इतनी जल्दी हो जाएगा। अगर उसकी कंपनी दिवालिया घोषित होने की कगार पर नहीं होती तो वो उस घटिया औरत को उसके साथ ऐसा करने की इजाजत कभी भी नहीं देता। वैसे उसने उसे और नहीं उकसाया, बस मुस्कुराते हुए बोला, पूछो, अगर मेरे बस में होगा तो जरूर जवाब दूंगा। तान्या ने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया और गार्ड ने आकर उसके हाथ में एक बॉक्स दे दिया। उस बॉक्स में एक ब्लैक कलर का डब्बा था। जब करण ने वो चीज देखी तो उसकी आंखें चमक रही थी। तान्या ने भी उसकी तरफ घूरते हुए देखा और उससे पूछा, ये क्या चीज है और इसे पाने के लिए तुम इतने पागल क्यों हो रहे हो? करण ने एक बार अपनी नजर हटाई और फिर उसके बाद उसे मुस्कुराते हुए बोला, ये किसी काम का नहीं है और तुम्हारे लिए तो ये कचरे के जैसा है, पर मेरे लिए ये बहुत काम की चीज है। ये तुम्हारे लिए काम की चीज क्यों है? तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है ना? तभी तान्या ने करण की तरफ इशारा करते हुए गार्ड को शांति से ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, गार्ड इसे रख दो और इसे यहां से बाहर निकाल दो। करण जानता था कि वो ऐसा ही करेगी। तभी वो खुद में बड़बड़ाने लगा, मुझे इसे कुछ बताना तो होगा ही, पर हाँ, सब कुछ नहीं।